नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग लगाओ, मतलब हेडिंग का चैप्टर का नाम है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यूनिट 6 है ये, यूनिट 6, ठीक है। थोड़ी बातें, एक बात समझ मतलब जान लो कि कब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करती है और कब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, ठीक है। समझो, थोड़ा सा इंट्रो दे दें, है ना। देखो इधर मोशन जो है 2 टाइप की है यहाँ पर। एक हो गया तुम्हारा ट्रांसलेटरी और एक हो गई तुम्हारी रोटेशनल, ठीक है। ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसलेटरी में कब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन करेगी और कब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी। तो इस पर बेसिक ध्यान देंगे। एक वर्ड क्या, लाइन ऑफ एक्शन की, क्या चीज, लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, वो लाइन होती है जिस लाइन के अलोंग कोई फोर्स लगता है। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द लाइन अलोंग विच एनी फोर्स इज अप्लाइड दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। अगर मान लो कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है, ये है ना, ये एक बॉडी है। अगर मैंने इस पर एक फोर्स इधर से लगाया और एक फोर्स इधर से लगाया, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, ठीक है, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि F1 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो ये बॉडी किधर जाएगी, ये बॉडी किधर भी नहीं जाएगी, यानी इसका F नेट कितना हो जाएगा, इसका F नेट कितना होगा, 0। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं, किसकी, F1 की। अगर F1 की लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे कुछ इस तरीके से होगी और F2 की लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगी। तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे पे क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं। सो इट्स F नेट इज व्हाट, 0। थोड़ा सा चीज़ों में परिवर्तन करते हैं। फिर से यही बॉडी बनाई, अब की बार एक फोर्स बाहर की तरफ खींच रहे हैं, इधर से एक फोर्स बाहर की तरफ। फिर से F1 और F2 दोनों बराबर हैं। अब बताओ किधर जाएगी बॉडी, हाँ, अभी भी वहीं रहेगी। अभी भी F नेट कितना है, F नेट 0। F नेट 0 हो कभी भी तो लिखना नो ट्रांसलेटरी मोशन। F नेट कभी भी 0 हो इसका मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। बात समझ आया, नहीं आया। अगर हम बात करें, थोड़ा सा सिस्टम चेंज करते हैं, वही बॉडी है, अब की बार ये वाला फोर्स जो यहाँ लग रहा था हम उसे यहाँ लगाते हैं F1 वेक्टर, और ये वाले फोर्स को यहाँ लगाते हैं। अभी भी F1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर। अब बताओ क्या होगा, बॉडी कहाँ जाएगी, हाँ, गिर जाएगी, कहाँ गिर जाएगी, इधर। देखो अभी भी क्या होगा, F नेट जो होगा 0 होगा, मतलब नो ट्रांसलेटरी मोशन। बट वेरी गुड, लाइंस ऑफ एक्शन इज पैरेलल। तो कभी भी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या देती है हमेशा, रोटेशनल मोशन। शायद मैं बता भी चुका हूँ ये बहुत पहले, रोटेशनल मोशन। तो इसका टाउ जो होगा वो 0। अब व्हाट इज टाउ, इसी पे आज चर्चा करेंगे, नोट कर लो इतना। कोइंसाइड कर जाए, अलाइन हो जाए
तो बॉडी में कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती। लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो ना हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑल्दो अलाइन है, तो बॉडी उस तरफ मूव करेगी जिधर का फोर्स ज्यादा होगा। सीरीज लॉजिक है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन यही पढ़ी होगी बच्चों में 8वीं में 7वीं में है। इसके बाद अगर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल और दोनों फोर्सेस क्या हो, इक्वल हो, तो बॉडी क्या करती है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करती बल्कि किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन नहीं, घूर्णन गति करती है। बोलो समझे? जैसे इस मार्कर पे एक फोर्स इधर से लगा है और एक फोर्स नीचे से, तो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। लेकिन अगर यही फोर्स बराबर ना होकर अलग-अलग होते तो जिधर ज्यादा होता उसकी तरफ घूम के आगे की तरफ होने लगता है। तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों मिलता है। तो किसी चीज को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की जरूरत होती है। इसी तरीके से किसी चीज को घुमाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स की। किसकी आघूर्ण की, बल के आघूर्ण की, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी इसे बोलते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण, टॉर्क। ठीक है, है ना? तो हेडिंग लगा लो टॉर्क। अब इसको पहले समझो, इसको डेफिनेशन वाइज समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि डेफिनेशन समझे, सर टॉर्क की डेफिनेशन क्या है। टॉर्क की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, टॉर्क एक एक्टिविटी से ही समझा जाता है, समझे? तो मान लो हमारे पास कोई पार्टिकल है, पहली बात तो, और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो वो पार्टिकल क्या करेगा, घूमेगा ना। अच्छा, घुमाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, कपल ऑफ फोर्स की जरूरत होती है। कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, इक्वल एंड अपोजिट, और लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। समझे मेरे? तो अगर कपल ऑफ फोर्स का कोई भी एक फोर्स हम पढ़ ले, फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट a force F vector is applied, किस पर, किसी पार्टिकल पर, applied on a particle P, किसी पार्टिकल P पे अप्लाई हो रहा, जिसका पोजीशन वेक्टर कुछ ना कुछ तो होगा ना, ओरिजिन से किसी ना किसी डिस्टेंस पे तो रखना ही होगा। उस पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर, किसके अबाउट, with respect to origin O of an inertial frame। ठीक है, inertial frame लिया है, वरना एक एक्सीलरेशन आ जाएगा ना वहां पे। inertial frame, then torque is defined। अच्छा, एक बात और पूछा रखना, टॉर्क तभी डिफाइंड होगा जब बॉडी मूव करने के लिए फ्री हो। अब बॉडी मूव ही नहीं कर सकती, फॉर एग्जांपल यहां मैंने एक बॉल लगा ली और इसको, अब हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, क्या मूव करेगी, तो टॉर्क डिफाइंड नहीं होगा। तो ऐसा मान लेना कंडीशन पे टॉर्क डिफाइंड है, मतलब बॉडी मूव, फ्री टू मूव है या फ्री टू रोटेट, मूव नहीं, फ्री टू रोटेट है। ठीक है, अब जरा सा इसका डायग्राम देखिए। फॉर एग्जांपल हमने एक इनर्शियल फ्रेम ले लिया, ये बना है एक्स वाई जेड अपने हिसाब से कहीं पर भी रख लो, दिस इज एक्स वाई जेड। कोई पार्टिकल यहां मान लिया, यहां पर ये पार्टिकल पी है, ओरिजिन ओ से इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है, आर वेक्टर। ठीक है, अब इस पर हमने फोर्स लगाया है, क्या लगाया है, लेकिन अब फोर्स लगाने का तरीका सर इधर इधर इधर, इस पॉइंट को हमें ओरिजिन के अबाउट घुमाना है, तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे करेंगे। मान लो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है, तो ऐसे ऐसे तो घुमाएंगे इसको, यानी फोर्स हम ऐसे तो लगाएंगे। तो यहां पर एक बात और करना है, r विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड f वेक्टर। मान लो फोर्स हमने लगा दिया, अब की बार ग्रीन वाला ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। फोर्स हमने कुछ इस तरीके से लगाया, ये फोर्स लग गया, थोड़ा सा कैसे, छी हां लगे यूज नहीं हुआ ना, ज्यादा अब इतना समझ में, मार्कर पे
बता रहा, मेरी राधे नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखें तो एंगल कितना होगा, टेल टू टेल के बीच का एंगल, ये थोड़ा ना लेंगे, ये लिया जाएगा ना, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर हम यहाँ इस बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाएं, कोई चीज धागे से बंधी यार पार्टिकल, उस पे हम ऐसे फोर्स लगाएं तो पार्टिकल ऐसे घूमने नहीं लगेगा, आया ना। तो इस पर जो टॉर्क लगेगा उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड से। किससे, राइट हैंड फिंगर रूल या कह लो कर्ल रूल, है ना। क्या करते हैं, राइट हैंड की सारी फिंगर्स को आर वेक्टर पे रखो, रख दिया, और इसकी पाम को किधर की तरफ करोगे, फोर्स की तरफ, है ना। पाम और कर्ल करो, अगर ये प्रैक्टिकली ये ऐसे बनाया मैंने नीचे, ये ऐसे, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये आर वेक्टर, तो आर पे हाथ रखा, है ना, फोर्स की तरफ, और ऐसे ऊपर जाएगा, यानी वाई एक्सिस पे जाएगा। मैं चाहता तो एफ को 90 डिग्री पे भी ले सकता था, आपने क्यों नहीं लिया, वो तो एक स्पेसिफिक कंडीशन होगा ना, 90 के अलावा कोई हो तब भी कर। तो यहाँ पर फोर्स कैसा जाएगा, मतलब टॉर्क कैसा जाएगा, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स का मूवमेंट, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क कुछ इस तरीके से लगेगा, वाई एक्सिस पे, बोलो है ना। और टॉर्क को डिफाइन करते हैं किससे, डिनोट करते हैं टाउ से, नहीं, और टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डायग्राम में सारी चीजें समझ में आ गई, नहीं समझ आया। तो टॉर्क कैसे डिफाइन होगा, टाउ इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या चीज, मोमेंट ऑफ फोर्स, बोलो है ना, नहीं है, नहीं समझ आया। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होगा टाउ के ऊपर से हम क्या ले हटा देंगे, ये टाउ हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, बोलो है, नहीं समझे, पक्का। भाई ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो आर क्रॉस एफ का क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं बस, ठीक है। इतना नोट करिए, मैं एक मतलब मार्कर में देता हूं, एक में मार्कर नहीं, एक में मार्कर तो आज इतने वर्षों के बाद फिजिक्स पढ़ के कैसा लगा, छुट्टी एक ही हफ्ते की थी, लग रहा था, लेकिन बहुत टाइम से नहीं पढ़ा, ऐसा इसलिए लग रहा था कि मैं बहुत रेगुलर में पढ़ा रहा था, मतलब एक भी छुट्टी नहीं करता था, और तुम लोग को ऐसा इसीलिए लग रहा था। तो भाई आगे से लिखा आपने क्या कहते, एक तो जब पढ़ाते हो तो आप इतना पढ़ा देते हो कि मतलब एकदम आंधी, सुबह शाम, और जब बीमार हो गए तो एकदम सन्नाटा, हमने का तो बहाने से ही होते हैं, पहले बार में सन्नाटा ही रहता है, चुल्ला डालो तो मारना लड़वा के ये वाला पता है हां, जेई वाला है क्या, चिल्लानी में सीधे है कि नहीं आईटीआई, ये तो पता है नीट का सिलेबस कब हो गया, हां पता है, और केस कर दिया आज मैं लगाऊंगा स्क्रीनशॉट देंगे तुम लोग बैठो, मैं जबरदस्ती एक दो बिना खाया भी सीरियस होके देख, एक दो मॉक टेस्ट निकाल दो उसके, मॉक टेस्ट, जेई का रेटिंग कर दे, जेई करेगा, जेई रे मतलब अच्छा मतलब जेई से कहते नहीं है कर्जा उधार ले लिया, जर्नल वालों के लिए ज्यादा इजी होते हैं, इतना ज्यादा 91 95 से कट आउट आ
represent it can लिखो it can also represent in two ways। देखो ये दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपको बहुत ध्यान समझना इस सिस्टम को थोड़ा सा हम बाहर निकाल के बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूलर है स्केल, फॉर एग्जांपल मान लो एक स्केल एक स्केल है जिसका इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया लाइक ओरिजिन है, ठीक है ओके। इस स्केल को मैं पकड़ के है ना, स्केल की यहाँ से जहाँ से पर फोर्स लगाने वाले इस पॉइंट पर, तो ओरिजिन से जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसे आर कहते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी वेक्टर बेटा, ये हो गई हमारी आर वेक्टर है। इस पर हमने लगा दिया वाला क्या फोर्स, यही तो बना नीचे बना कुछ अलग बना है क्या, इन दोनों यही आर वेक्टर ये डॉट बाय और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। मैंने आर को नीचे बना दिया, याद है ठीक है, समझ में आया तो बताओ मैं बना ये है आर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको दो तरीके से लिखा जाएगा, किसको, इसके मैग्नीट्यूड ध्यान रखो। टाउ क्या होता है आर एफ sin थीटा, और टाउ बेसिकली होता क्या है टॉर्क, तो मल्टीप्लिकेशन विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ विद फोर्स, समझे। चलो ध्यान रखो, अगर मुझे टाउ निकालना है तो दो तरीके से टाउ को निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से दो तरीके से टाउ को निकाल सकते हैं। क्या करना है, मुझे आर और एफ को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान ये रखा करो मैग्नीट्यूड वाइज आर और एफ को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें वही एफ लेना है जो रोटेशनल मोशन दे रहा हूं, या वही आर लेना है जो रोटेशनल मोशन दे रहा हूं। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, यानी अगर एफ को मल्टीप्लाई कराना है आर से तो आर कैसा होना चाहिए एफ से, और अगर आर एफ से परपेंडिकुलर है तो एफ भी आर से होगा ही होगा, सिंपल सा लॉजिक। अगर इस जगह पे देखा तो क्या है, तो कोई भी दूसरे परपेंडिकुलर नहीं है, तो एक काम करते हैं हम एफ के कंपोनेंट तोड़ देते हैं, किसके एफ के कंपोनेंट तोड़ते हैं, एफ के कंपोनेंट तोड़ने आते हैं, तो एक इधर और एक इधर जाएगा, इधर कौन सा जाएगा एफ cos थीटा, इधर कौन सा जाएगा। अब सोच बताओ अपनी लॉजिक से, परपेंडिकुलर को मानो बोली, अगर हम रॉड को इस तरफ खींचे अब तो फोर्स बढ़ गया ना, अब फोर्स ये नहीं रहा, ये और ये रहा, अगर हम इस फोर्स से खींचे तो रॉड का रोटेट करे कि रॉड ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, और अगर रॉड को इस वाले फोर्स से खींचे तो क्योंकि ये फिक्स है तब रोटेट करेंगे, तो रोटेशन के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है एफ sin थीटा, और टॉर्क होता क्या है मल्टीप्लाई आर, और आर को अगर हम एफ से मल्टीप्लाई करें तो एफ sin थीटा, क्या ये और ये सेम दिखता है आर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं टाउ बराबर आर एफ परपेंडिकुलर, आया ना पहली चीज। अब दूसरी चीज सुनो, अगर हम एफ की जगह आर भी तो रखते हैं, आर के भी तो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, अगर हम एफ की जगह फिर से डायग्राम बना दें, ग्रीन वाला ही बना दें, ठीक है, ये था हमारा आर है ना, ये हो गया एफ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको मैं आर बोल सकता हूं ना, है ना। अब की मैं किसके कंपोनेंट तोड़ूं आर के, किसके कंपोनेंट आर के, तो आर का इस पे कौन सा जाएगा आर cos थीटा, और इस पे कौन सा जाएगा नहीं समझ आया। अब सोच के बताओ, ये खत्म मामला, अब इसमें से बताओ कौन सा आर रोटेशन दे रहा है sin थीटा, क्योंकि ये तो इसके साथ ही चल रहा है, ये तो रोटेशन, तो ये देगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r की जगह पर r sin थीटा इनटू f, तो फिर से क्या बन गया r f sin थीटा, बोलो है ना नहीं है, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे टाउ इज इक्वल टू r
ज्यादा होशियार होते हैं। टाउ इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ परपेंडिकुलर। क्या ये सही है? नहीं है नहीं, क्योंकि ये भी r sin थीटा हो जाएगा, वो भी x sin थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा आगे। हाँ बहुत बढ़िया, गलत जवाब। आर के परपेंडिकुलर पे एफ हो गया और एफ के परपेंडिकुलर पे आर हो गया, तो दिक्कत हो गई भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसा लेना है कि एक अगर दूसरे परपेंडिकुलर है जिसका ऑलरेडी पहले कोई होगा ही होगा, नहीं समझा है? तो ये समझ में आ गया नहीं आ गया? तो डॉट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरी बात यूनिट की बात हो जाती है इसकी। चलो यूनिट बता दो जल्दी जल्दी। यूनिट क्या होती है? यही तो ना, आर की क्या होती है? मीटर, इसकी न्यूटन, तो न्यूटन मीटर खत्म। न्यूटन मीटर को अगर ध्यान दो तो जूल भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं है अरे देखो इधर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m l t माइनस 2 और ये हो गया l, तो बन गया m l 2 t माइनस 2। ये एनर्जी की यूनिट के बराबर, इसका मतलब एनर्जी और टॉर्क सेम चीज है? नहीं, दोनों अलग चीज है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर इसको बताएं। स्पेशल केस, अगर मान लें थीटा को हम 0 रखते हैं, है ना, स्पेशल के एक साथ करा दें। टाउ दो ही सूत्रों में 0 होता है, किसके किसके बताओ? एक 0 पे एक 1। और तीसरा अगर r 0 हो जाए, कोई बॉडी ओरिजिन पे ही रखी रहे तो उसको घुमा सकते हो। मैं कह रहा हूं ये फिक्स पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इसके और घूम सकती है ना, थोड़ा कम करो घूम सकती है ना, थोड़ा कम करो घूम सकती है ना, थोड़ा कम करो, एकदम यही रख दो, कैसे घूमेगी? तो फ्री टू मूव भी होना, फ्री टू रोटेट भी होना चाहिए। नहीं समझ में आया सर, काका बता सकते हैं, जल्दी नोट करो। बाकी इसके बाद तुम 0 थीटा और सब, हाँ टाउ 0 भी, मतलब 0 डिग्री में भी टाउ 0 होता है, 180 में भी टाउ 0 होता है, लेकिन दोनों की अलग अलग कंडीशन होती है, एक स्टेबल देता है और एक अनस्टेबल। ऐसा कह नहीं सकते, वो डिपेंड करता है सिचुएशन। हाँ वो 12 में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही है, नहीं बहुत होशियार लड़की। अच्छा इसका टॉर्क कहाँ आएगा? आर पे हाथ रखना, एफ की तरफ घुमाया, बाहर की तरफ टॉर्क, तो बाहर को ऐसे दिखाते नहीं तो पक्का। जल्दी जल्दी कर लो। अच्छा मैंने बच्चों से थोड़ा सर्वे किया और तो बच्चों से मैंने पूछा कि अगर आपको ऐसा कहा जाए कि फिजिक्स आपके सिलेबस से हटा दी जाए, तो आपकी क्या राय है? तो 10 में से लगभग 7 बच्चों ने ऐसा कहा कि हाँ सर बिल्कुल सही डिसीजन है। तो आप लोग मानते हो ऐसा होना चाहिए? पहले लगता था, अब नहीं लगता है, सही बात है। पहले लगता 9th 10th तक लगता था हमको, पहले नहीं लगता था, पहले में फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, अब जरूर लगता है। ये ऐसी बात कर रही है मेरे फिजिक्स पढ़ाने और मैथ केमिस्ट्री हटता है, फिजिक्स और मैथ्स नहीं आनी चाहिए। फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट, अगर आप इसको मन लगा के समझ के पढ़ रहे हो तो आप नए नए फॉर्मूले खुद डिराइव कर सकते हो। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कुछ रटना नहीं पड़ता। सबसे अच्छी तो मतलब कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी कैसे भी नहीं है, अपने आप से जिसका है लॉजिक है। यहाँ कुछ भी अपने आप नहीं होता है। अभी तुम लोग को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाना है आपको, देखो पोलर पढ़ा ही होगा तुमने मैथ्स में, है ना, कार्टेशियन भी पढ़ चुके हो, ये हमको पढ़ाना है अभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, है ना, पहली बार समझोगे। और 2 टॉपिक तुम्हारे टेंसर और ये बचे हैं उधर, ये करा दें। रात में कितने बजे सोते हो? तो जाड़ा हो गया, घर पे ही बैठना आराम से। वैसे नींद जल्दी आ जाती है ठंड में। बाहर बच जाए तक तो हम सो नहीं सकते, फिर हमको नींद नहीं
रिकॉर्डेड वाली लेना चाहोगे कि लाइव वाली लेना चाहोगे? कौन सी? रिकॉर्डेड वाली नहीं, लाइव वाली। रिकॉर्डेड वाली फिर आप भेज देंगे, फिर हम देख लेंगे करते रहेंगे, फिर देखेंगे। लाइव वाली है। सर, लाइव वाली लाइव का थोड़ा ये इशू आता है, सेकंड सेमेस्टर में फ्लक्चुएशन होती है थोड़ी थोड़ी। जैसे मान लो एक तरफ का नेट सही, दूसरी तरफ का गड़बड़ हुआ कनेक्टिविटी, तो भाई बोर्ड ब्लर हो जाता है कभी, या मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाऊंगा क्योंकि ये वाला माइक यूज करूंगा, या तो लगा लूंगा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो आप लाइव में वो बाद में पोस्ट हो जाएगा। मतलब रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्ड ना हो मुझे जाएगा। रिकॉर्ड भी हो जाएगा। लाइव कर जिसको देखना वो बात है। 30 मिनट पे ही होगा। यूट्यूब पे लाइव वाली। यूट्यूब पे लाइव बनाने के लिए बहुत झमेला करना होती है, सोचिए कितना बनाना पड़ता है। सर जुलाई में सेकंड सेमेस्टर की पेपर होंगे। जुलाई में सेकंड सेमेस्टर और जुलाई में फिर पेपर है। आज का तो ये तो जुलाई में मतलब सेकंड सेमेस्टर जल्दी हो गया ना? नहीं नहीं होएगी। ये डाल बहुत अच्छा है पूरा। थोड़ा जल्दी करो, नहीं इस करके भी क्लास है। ये डाल दे नहीं, ये क्या डाल। बना दिया मैंने अपने काम। चलो इधर का हटा दीजिए। इधर का अरे अभी आगे की जरूरत है तो क्या बार बार हटाऊं इसको? 2 बजे जल्दी करो। देखो स्पेशल केस के लिए बेटा बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तब टाउ क्या हो जाएगा? 0 करके लिखना है। इसको हम बोलते हैं बेटा 0 टाउ, है ना, या मिनिमम टाउ, क्या बोल सकते हैं? मिनिमम टाउ। ओके, अगर सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड कंडीशन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, तो इसमें अगर ऐसे फिल करो ना थीटा 90 है ये वाला, तो इस समय सबसे ज्यादा घूमना मिलेगा। ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा इस मार्केट को यूं पकड़ के, यूं दवाई खींच भी रहा होगा, घूम भी रहा होगा, और एकदम ऐसे धक्का लगा होगा तो कंप्लीट हो गई। मतलब ऐसे समझ लो कि बाहुबली ऐसे है और बाहुबली ऐसे है। कब ज्यादा तीरें यहाँ से पड़ेंगी, है ना, तो जब सीधे खड़े रहेंगे तो ज्यादा तीरें पड़ेंगी। देखो इधर मिनिमम टाउ हो गया, टाउ क्या हो जाएगा? आर एफ साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ। देखो अगर आर और एफ को चेंज ना किया जाए, है ना, सुनो बेटा, अगर आर और एफ को चेंज ना किया जाए तो यही टॉर्क सबसे ज्यादा टॉर्क होगा। इसे बोलते हैं क्या? मैक्सिमम टॉर्क। क्या बोलते हैं? और तीसरी कंडीशन है इफ थीटा इज इक्वल टू 180 एंड टाउ अगेन 0, ठीक है। और एक चीज हमेशा स्टार पॉइंट निकाल लेना, है ना, टाउ इज 0 व्हेन दो कंडीशन होती है इसकी, पता है ना, टाउ 0 होने की, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180, और या तो particle lies on origin। फोर्स तो कुछ ना कुछ लगा ही दोगे ना, चाहे जितना फोर्स लगा दो तब भी टाउ 0 होगा, ठीक है। फिर डालो हो जाए तो बताना। सेकंड हेडिंग एंगुलर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बेटा देख ही समझे p बराबर है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इज known as या is justified as angular momentum। नहीं समझ आया? वीडियो ठीक है। तो इसके लिए भी हमें कुछ पार्टिकल मानना पड़ेगा। लेट अ पार्टिकल p of mass m whose position vector कितनी r vector with respect to क्या origin o of inertial frame, inertial frame and सर ये टाउ उल्टा होगा क्या एंगुलर मोमेंटम टाउ से टाउ ये जे जे फॉर जेब्रा, हाँ जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, जेब्रा नहीं, जे फॉर जेब्रा होता है, हाँ? क्या लिखा है एंड particle moving with velocity है। तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? p होता है angular momentum of particle is defined as, नहीं नहीं नहीं, angular momentum of particle कैसे define करें? फिर से वही डायग्राम, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है, पोजीशन वेक्टर r है, अपनी बारी ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। अच्छा एक चीज और सुनो बेटा, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो p बराबर क्या होता है? mv। तो मोमेंटम की डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, तो मोमेंटम का वेक्टर थोड़ा बड़ा बनेगा बिकॉज़ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बढ़ गया, तो यही इसकी p वेक्टर की डायरेक्शन होगी, है ना? नहीं होगा पक्का। और यहाँ पर फिर से राइट हैंड रूल लगेगा, तो जो जे की डायरेक्शन मिलेगी वो फिर से ये मिलेगी, और जे होगा क्या बेटा? r क्रॉस p। क्या होगा? जे को कैसे डिफाइन करते हैं? जे भी मोमेंट है किसका? लीनियर मोमेंटम का। तो जे लीनियर मोमेंटम का अगर मोमेंट है तो जे वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? r क्रॉस p। नहीं है? फिर इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा क्या? r p sin थीटा। फिर से एक सवाल पूछना चाहेंगे, व्हाट इज थीटा? तो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड p वेक्टर, है ना, या v वेक्टर, है ना? नहीं समझ आया? p वेक्टर से बना लो, या अच्छा एक और सुनो, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बहुत ध्यान रखना, j वेक्टर बराबर, इसी पीछे कर देता हूं, देखो j वेक्टर बराबर ये mv वेक्टर हो जाएगा, नहीं समझ आया? तो यहां से j वेक्टर बराबर m बार r क्रॉस v वेक्टर आया ना? हो सकता है ना? एक स्टेप में आप कर सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड एक और निकल जाएगा, क्या? इसका मैग्नीट्यूड एक और निकल जाएगा, p की जगह mv रख
जीरो होगा, वही सिचुएशन है। देखो जे कब जीरो होगा जब थीटा 0 और 180 हो, या r कहां पर लाई कर जाए, वर्टिकल ओरिजिन पर लाई कर जाए, पता है। ठीक है, कैसे बना लिख के केवल यही देख लेना है। यूनिट बताओ जल्दी जल्दी। यूनिट कहां से बनाना ज्यादा सही है? यहाँ से बनाना भी सही है, यहाँ से बनाना सही है। r हो गया मीटर, जो कि केजी मीटर पर सेकंड। देखो p की यूनिट होती है, चलो अच्छा है, r की यूनिट हो गई मीटर है ना, ये हो गई केजी मीटर पर सेकंड। p यहाँ से बना दी केजी मीटर पर सेकंड, तो क्या हो गया ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नहीं समझा? नहीं समझा? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला m L2 T minus 1। नहीं समझा? फिर इसमें इतने सारे केस लेने की जरूरत नहीं है, समझ गया हो। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम, मिनिमम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सिर्फ आपको लिखना है क्या, जे वेक्टर 0 होगा कब, जब थीटा 0 हो या 180 हो और पार्टिकल लाइज ऑन ओरिजिन। ठीक है, जल्दी नोट करो, रेडी लगाओ। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, और मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, जे बराबर mdr। क्योंकि sin 90 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब याद रखो, पढ़ो v वैल्यू r ओमेगा रख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी रिलेशन। जल्दी जल्दी हो गया, मोनोटोन सरा और एक्स्ट्रा पॉइंट। एक टॉपिक आता है, बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख दिया, रिलेशन में टॉर्क है एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन हो गया। अभी ये एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, इससे पहले हमने टॉर्क पढ़ा, तो इन दोनों में क्या पूछेगा तुमसे, रिलेशन किसी पार्टिकल के लिए भी और किसी सिस्टम के लिए भी, तो ये बताता है। ठीक है, तो पहले पार्टिकल के लिए समझते हैं। जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये पार्टिकल के लिए पूछ रहा है। जल्दी करिए, बताएं। अरे ऐसे पढ़ लो, मार्कशीट आती है इसकी भी, पता है, इंटरनल थोड़ी ना ये यूनिवर्सिटी वाले हैं। क्यों जा रही हो एक बार इंटरनल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं तो कोई बैक पेपर भरना पड़ेगा और तुम्हें सेकंड सेमेस्टर हां हां शायद ग्रेड से बनाना पड़ता है, जो पता है सारे सब्जेक्ट ग्रेड नहीं है, मार्क्स तो चढ़ेंगे, मार्क्स नहीं है, सब कह रहे मार्क्स नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में मार्क्स फिजिकल एजुकेशन का नहीं पता, मैं अपने सब्जेक्ट का जानता हूं। सर जो ग्रेड में किस मार्क्स की पता चलेगी क्यों यार, नहीं, उसमें नंबर मिलते इसमें नीचे होता है ना पॉइंट टेबल होती है, इतने से इतने मार्क्स मतलब इतना है। अच्छा हां मुझे रिपोर्ट करना, मतलब एग्जैक्ट मार्क्स ही पता चलेंगे, इतने से के बीच में नहीं मार्क्स तो पता चलेंगे तुमको, फिजिकल एजुकेशन लाइक कर रहे होंगे वो ग्रेड मिलेगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो मार्क्स चढ़ के आएंगे पूरे, केमिस्ट्री मैथ्स में मार्क्स चढ़ के आएंगे। और देखा जरूर बेटा बैक लग जाती है तो वो रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं होता है, वो हर बार प्रमोटर लिख के आएगा। एक लड़का था वो एक सर हम तो सब में पास है, फिर भी प्रमोटर लिखा, बेटा पीछे सेमेस्टर में आओ, यहाँ देखो ये पेपर छोड़े हो, यहाँ प्रमोटर पढ़ा, अब आगे आ गया तो उसमें प्रमोटर पड़ गया। अब जब इसको क्लियर करोगे तो फाइनल मार्क्स बनेंगे, तब सब में तो पास दिखाया जाओगे। वो फिर कहते
याद रखिए ये चलता रहता है, फिर वो उतरता नहीं है, लास्ट में वो करना पड़ेगा। फिर तुम्हें इतनी बारी भी फिर चढ़ ऐसे बोलेगी बस हाँ ये ऐसा हमको बता रहा क्या? था, खर कह रहा था कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मतलब 80% अब तक आए हैं तो आखिरी में ट्रॉफी मिलती है। कहाँ किसकी बात है? ऐसा नहीं है, समझो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को ये कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा इजी सेमेस्टर है ना, वो सेमेस्टर इजी है तो तुम जल्दी कवर अप करके उसको अच्छे नंबर पा सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, इसमें मार्क्स अचीविंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो पहले के जो तुम्हारे अच्छे कर्म हैं वो यहाँ तुम्हें बचाएंगे, क्योंकि पूरी मार्कशीट ओवरऑल 6 सेमेस्टर की बनेगी तो सारे मार्क्स जोड़ते हैं और सारे मार्क्स से पहले तुमने अच्छा अटेंड किया हुआ है ना, तो वो इंक्लूड होके अच्छे तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट बनाएंगे। तो अगर तुम मैक्सिमम मार्क्स की कैटेगरी में चली गई तब तुमको ये है कि ट्रॉफी और सर्टिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन बड़ा होता है बेटा इसमें, बताएं क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड तो कितने सारे लगभग 1100 से 1400 कॉलेज, उसके बाद हर कॉलेज में जैसे एसडी कॉलेज में 400 प्लस तो सीट्स नहीं है, वैसे हर कॉलेज में होंगी और 6 सेमेस्टर की कितने बच्चों से तुम्हारा कंपटीशन है ना? अपने कॉलेज ऐसा नहीं तुम अपने कॉलेज को देख के चलोगे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे, साफ सीधी नहीं, बात। मैं बात करें कि अपने कॉलेज में कभी भी रेस में दौड़ो ना, एक बार याद रखना, अगर रेस में दौड़ रही हो और तुम अपने पीछे वाले को देख रही हो कितना दूर है तो तुम कभी तेज नहीं दौड़ पाओगे। इसलिए बिना देखे आगे पहले देख लो कौन कितना कैसे चल रहा है मामला, है ना, अब दौड़ जाओ। तो पीछे देखना ही नहीं है, जिसकी क्षमता तुमसे ज्यादा हो तो ऑलरेडी आगे निकल ही जाएगा, तुम उसको रोके और जब वो आगे निकले तब उसको देख के तुम आगे बढ़ो। वो पीछे देखने के चक्कर में आगे लड़खड़ा गिर जाओगे तब तो सारे ही आगे भाग जाएंगे, समझे? तो इस बात का वो ध्यान रखो, किसी से मतलब नहीं कौन क्या, तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ रही हो मान लो फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स और उस समय ये मैडम पढ़ रही है मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ने लगी है ना, अब केमिस्ट्री वो पढ़ रही है ये वाली रिएक्शन मैं भी पहले ये पढ़ूंगी, तो वो तो अपना रिदम पे चल रही है, तुमने अपना रिदम चेंज कर दिया और गड़बड़ा दिया। अब ना तुम केमिस्ट्री कर रही ना तुम फिजिक्स कर रही, तो वो केमिस्ट्री कर रही करना तुम फिजिक्स करो, है ना। अब जब वो केमिस्ट्री कंप्लीट करके फिजिक्स में आएगी तब तुम फिजिक्स कंप्लीट करके केमिस्ट्री में चले जाओ। तो देखा देखी से पढ़ाई मत करना कभी कि वो इतना पढ़ ले रही उसने ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया हम भी यही वाला करना, ऐसा नहीं होता है। अपना तरीका बताया था मैंने, वही वाला सिस्टमैटिक तरीका है भाई साहब, 4 यूनिट तुम्हारे में भी है, वही वाला लॉजिक लगा सकते हो, अभी बता रहा हूं, देखो इधर। अरे दीदी दीदी आज हम आए तो मैं लेट हो गई हैं, दीदी हमने 2 फार्मूले पढ़ा दिए अभी तक, एक पढ़ाया J बराबर R क्रॉस P और एक पढ़ाया टाउ बराबर R क्रॉस F, बस P की जगह क्या रख दो F, तो बन जाएगा टाउ यानी टॉर्क, किसी चीज को घुमाने के लिए फोर्स का मोमेंट, है ना, और J बराबर R क्रॉस P, कोई चीज अगर घूम रही है वेलोसिटी v से किसी पॉइंट के अराउंड तो कितना एंगुलर मोमेंटम है, घुमाने के लिए कितना मोमेंटम चाहिए हमको, है ना, तो वो क्या होती है J, क्या होती है J, बोलो समझ में आया। अब जरा ध्यान रखो क्या शादी करानी है किसकी किसकी, एंगुलर मोमेंटम है टॉर्क की, है ना, तो कुंडलियां होनी चाहिए, है ना। वी नो दैट, ध्यान रखो अभी अभी एंगुलर मोमेंटम पढ़ के आ रहा तो उसी को उठा लो पहले, क्या चीज पढ़ा है तुमने, वी नो दैट में J = R क्रॉस P, आया ना भाई। अब ये बताओ बालक कितने लोगों को यहाँ डिफरेंशिएशन आता है, क्रॉस प्रोडक्ट पक्का, मैंने बताया था ना क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते समय एक बात का विशेष ध्यान कि ऑर्डर चेंज, तो डिफरेंशिएटिंग with respect to time t on both sides, नहीं समझ आया, ओके, तो ये हो जाएगा dj by dt, अरे हे बड़ा मजा आ गया, dj by dt r cross p, बोलो है कोई समस्या नहीं। जरा ध्यान रखो a1 यही बदल सकता है, कब ज्यादा यही बदल सकता है स्पीड कब ज्यादा होगी, तो r क्रॉस p का फॉर्मूला बोलते हैं, तो a फर्स्ट टू सेकंड
dr/dt सरासर गलत हो गई है। हाँ जी पहले हाँ फर्स्ट में कौन है तो r हमेशा वही रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना दीदी, नहीं समझे? फर्स्ट से dp/dt प्लस सेकंड से नहीं समझ आया, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ पक्का? फिर से देखो r वेक्टर v dp/dt को थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रहने देते हैं, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको जरा ध्यान देखो, dr/dt कुछ पढ़ा है बचपन में, पोजीशन बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है वेलोसिटी, तो ये हो गया dp/dt प्लस वेलोसिटी। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं p बराबर mv, नहीं लिख सकते पक्का? r क्रॉस dp/dt प्लस इसको मास को बाहर निकालते हैं v क्रॉस v, ये क्या हो गया a क्रॉस a, a का एक के पर क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है a sin थीटा होता है, a क्रॉस b मतलब a b sin थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, किसी का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, बताया था ना। अच्छा करके देख लो v को हटा के v पे घुमा पाओगे, फील ही बताया था, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ही बताई थी, ज्योमेट्रिकल ही बताई थी, कितना भूल गया है ना? तो क्या है ये v क्रॉस v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, तो ये हो गया भाई साहब 0, तो केवल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r बराबर dp/dt। अच्छा ध्यान देखो तो न्यूटन सेकंड लॉ dp/dt क्या होता है, क्यों दीदी न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है ना, dp/dt होता है f, तो इसको हम लिख सकते हैं f, और इधर चल रहा है dj dt है ना, r क्रॉस f क्या होता है, अरे अभी पढ़ा है r क्रॉस f है ना, सिंस यही करते हैं कि इक्वेशन 1 2 नहीं करते हां r क्रॉस f अभी थोड़ी देर पहले बताया टाउ होता है, तो टाउ बराबर क्या हो गया r क्रॉस f, इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब सही है ना भाई, क्वेश्चन 1 एंड 2 अब ज्यादा बेटर लग रहा, पहले बता दिया टॉर्क, क्योंकि भाई एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन बनाना है, तो पहले दोनों कुंडलियां मंगा ली, कुंडलियां मतलब दोनों फॉर्मूले, तो r क्रॉस f बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो dj dt इक्वल टू टॉर्क, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क, लिखते हैं हेंस एक टॉर्क की नई डेफिनेशन तुमको मिल गई है ना, नहीं पता, द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क। अप्लाइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फोर्स जो F था वो हमने अप्लाई किया था, याद है कैसी रही नहीं, तब था ये r क्रॉस p उठाना है, दोनों को डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज़ v क्रॉस v 0 होता है, और r क्रॉस dp/dt को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो r क्रॉस f बन गया, क्या है तो सिंपल
J3 so on Jn be the अच्छा एंगुलर मोमेंटम को शॉर्टकट में लिख देंगे एंगुलर मोमेंटम ठीक है ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड and then particles respectively बोलो समझ आया इसको समझाना पड़ेगा किसके अबाउट वही ओरिजिन के अबाउट ठीक है नहीं समझाया मान लो एक सिस्टम में बहुत सारा ऐसे यहाँ x y x और z है ना ठीक है यहाँ एक पार्टिकल पहला पार्टिकल ये ओरिजिन के अबाउट ऐसे घूम रहा है दूसरा पार्टिकल ये ओरिजिन के अबाउट ऐसे घूम रहा है तीसरा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ठीक है सब ओरिजिन के अबाउट घूम रहा है ठीक है तो उसके लिए हमने ये मान लिया ठीक है फॉर एग्जांपल देन टोटल समझ में आ रही है बेटा एंगुलर मोमेंटम j ऑफ सिस्टम उसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो जरा ऐसे लिख सकते हैं j वेक्टर बराबर सबको जोड़ दो वेक्टर लिख आया ना कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और किसी भी चीज को बहुत रफ्तार में इसे बहुत लंबे एकदम माल रोड तक ऐसे लिखाओ तो क्या कर दो उसको सिग्मा करके उसको उसकी हाँ ले आओ ऐसे करके और अभी भी बताया कि जे का फॉर्मूला क्या होता है जे बराबर क्या होता है यहाँ आपको पहले मैंने लिखा था r क्रॉस p है तो हम इसको लिख सकते हैं जे वेक्टर बराबर क्या समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n क्या ri क्रॉस pi अच्छा ri और pi क्या है अच्छा ये i समझ लो ith पार्टिकल का है ठीक है हियर कोई भी रैंडम पार्टिकल जो हमने पकड़ लिया ठीक है हियर ri एंड pi आर क्या पोजीशन वेक्टर एंड linear momentum of ith particle नहीं समझ आया बोल समझ आया अब एक काम करो इसको डिफरेंशिएट करो क्यों क्योंकि हमें टॉर्क लाना है भाई साहब और टॉर्क जे से कैसे आ सकता है डिफरेंशिएट करके नहीं आया जे से आप टॉर्क कैसे ला सकते हो डिफरेंशिएट करके तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं एग्जांपल 1 तो क्या लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t क्या हो जाएगा बताओ इधर बनेगा dj अपॉन या ओवर dt इज इक्वल टू है ना इसको हम समेशन कर दें बाहर नहीं d ओवर dt है ना समेशन i इक्वल टू 1 टू n है ना ri क्रॉस pi बोलो है यही है ना अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने में मेहनत है क्या है हटा दिया ये नहीं है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वही पुराना ही वाला तो काम कर रहा हूँ क्या करना है तो क्या हो जाएगा dj ओवर dt समेशन आ गया बाहर हाँ करेंगे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करो फर्स्ट से ri ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dpi ओवर dt प्लस dri ओवर dt क्रॉस pi नहीं समझाया फर्स्ट इनटू सेकंड वाला फार्मूला फिर से वही लगा दिए विद ऑर्डर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ठीक है तो ध्यान से देखो बच्चों ये क्या बन गया फिर से न्यूटन सेकंड लॉ हाँ हाँ वेरी गुड ये हो गया Fi यानी फोर्स ऑन ith पार्टिकल ये क्या बन गया Vi अच्छा Pi को हम क्या लिख सकते हैं Mi Vi बोलो है ना देख सकते हैं ना मोमेंटम को और फिर से अगर ऐसा करोगे तो ये टर्म हो जाएगा 0 और फिर से रीजन पूछना पड़ेगा ठीक है बताएंगे नहीं हाँ
vi क्रॉस vi 0 होता है। तो क्या बना समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n ri क्रॉस fi, और ri क्रॉस fi मिलके क्या बन जाएगा भैया, i इक्वल वेरी गुड टाउ i, लेकिन जरा मैं तो लगा टाउ आ गया टाउ i, ये क्या है टाउ i क्या है, टाउ i इज द टॉर्क ऑन ith पार्ट। ith मतलब कोई भी नंबर आप पकड़ो कहां से कहां तक 1 से लेकर सारे टॉर्क को आप जोड़ोगे तो टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम नहीं मिलेगा, टोटल टॉर्क को हम टाउ लिख सकते हैं क्या, हां कैसे भैया कि सर सारे टॉर्क को आप जोड़ेंगे टाउ i को तो हमें टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्यों जैसे सारे एंगुलर मोमेंटम को जोड़ने से टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है, वैसे इसको कैसे बोल सकते हो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 इज इक्वल टू टाउ, नहीं समझ आया, तो वेक्टरली हम लिख सकते हैं। अब एक चीज और सुनो, ये जो टोटल टॉर्क है पता है, टोटल टॉर्क का मतलब ये कौन सा टॉर्क है सर, जो हमने लगाया कि जो बॉडी ने अपने आप से लगाया इंटरनल, सुनो बेटा ये भी चीज नाउ जो dj ओवर dt होगा वो टाउ होगा, बिल्कुल सही है, टाउ जो होता है बेटा वो टाउ इंटरनल प्लस टाउ एक्सटर्नल होता है। अब ये दो टॉर्क कौन कौन से हैं सर, बहुत ध्यान से सुनना, जो टाउ इंटरनल है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अभी दिखा है ना, टाउ एक्सटर्नल, ये दो बात सुनो, ये क्या है, ये है टॉर्क, टॉर्क लगता है फोर्स से, किससे, टॉर्क इनटू इंटरनल फोर्स से, किसकी वजह से, और ये है टॉर्क इनटू एक्सटर्नल फोर्सेस, बिल्कुल सही बात है, जो हमने लगाया उसकी वजह से टॉर्क, और जब हमने लगाया तो सारे पार्टिकल अंदर एक दूसरे को खड़बड़ा रहे हैं तो एक दूसरे को टॉर्क और प्रोड्यूस करा रहे हैं, कोई ये, और एक बात और सुन लो, एंड जो टॉर्क इंटरनल होता है बेटा उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि सारे पार्टिकल एक दूसरे पर टॉर्क जब लगाते हैं, फोर्सेस जब लगाते हैं तो वो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली हम क्या लिखेंगे, तो dj अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क नहीं है उसको 0 कर दिया, देखिए यही किसी सिस्टम पे जो dj by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो एक्सटर्नल टॉर्क है, तो वो लैंग्वेज में लोगे ना क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क। ऐसा क्या आ रहा है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों ऊपर की तरफ थे डायग्राम में, और दोनों ही सेम पॉइंट के अबाउट ही होते हैं। जैसे एंगुलर मोमेंटम आपने ओ के अबाउट निकाला था तो टॉर्क भी ओ के अबाउट ही नीचे के अबाउट ही निकलेगा, ये बात याद रखिएगा, तो अगर एक दूसरे के अबाउट निकाल दिया दूसरे को अलग कथा वही लिखते हैं, क्या करते हैं इसकी लिख लेंगे, मोमेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वल तो अबाउट, यहाँ एक लाइन होगा अबाउट एनी फिक्स पॉइंट, या क्योंकि किसी भी चीज का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम किसी फिक्स पॉइंट पे होगा, अब वो फिक्स पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मान लो जैसे अभी वो होती ना पूजा, जैसे जब शादी होती, शादी फेरे होते हैं तो फिक्स पॉइंट अग्निकुंड हो जाता है, उसके चारों ओर घूमते हैं, बरगदाई की पूजा में बरगद के चारों ओर और ऐसे क्या अच्छी है। और जैसे शाम को स्कूल मतलब दोपहर में स्कूल से छूटे लड़कियां तो खास तौर से वो ये एंगुलर मोमेंटम करने लगती है, किसके अबाउट, पानी के बताशे वाले केले के चारों और क्या, भैया जी हम भैया जी हम घूमते घूमते इधर से इधर आ जाए, भैया जी कहते ना इधर आ जाओ, तो हर जगह फिजिक्स से बच्चा है, तो मानो चाहे
तुम लोग को पता है ना कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का सिर्फ। यस। कॉपियों का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। कॉपी पैटर्न पहले लैंडस्केप होती थी, अब फॉर्मेट होती है, मतलब जैसे रजिस्टर का पेज होता है। इसलिए समय बिल्कुल मत गवाना, 2 ही घंटे का समय होगा, जो मिले जैसे मिले बस। सेक्शन मत चेंज करना कि एक सेक्शन का हमने बी सेक्शन में कर दिया आंसर डाल के कि सेक्शन बी का तीसरा नंबर यहाँ है, सेक्शन सी कर रहा उसी बीच में डाल दिया सेक्शन बी का तीसरा। ऐसा मत करना, पहले पूरा सेक्शन अटेंड करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हाँ, सेक्शन के क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पहले सेक्शन में 1 2 3 4 है, पहले 3 कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि मान लो कभी-कभी सेक्शन वाइज कॉपियां चेक हो जाती तो फिर प्रॉब्लम होती है। और टेंशन नहीं, जब तुम लोग पेपर तुम्हारे हाथ में आए, तीनों सेक्शन को पढ़ो, तुम्हें क्वेश्चन पहले वो अटेम्प्ट करना है जो तुम्हें आता हो, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, ए का हो, बी का हो या सी का हो। ठीक है, और जैसे तुम अपना मनचाहा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उसका आंसर तुम्हें वहां दिखेगा और तुम्हें मजा आएगी कि यस कंप्लीटली एकदम बहुत आसानी से इजीली डन हो गया। तो तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कान होगी, आंखों में एक चमक होगी, है ना, कि अब तुम आगे का पेपर कर सकते हो, तुम्हें एक हिम्मत आ जाएगी। और फिर देखना पहले ही क्वेश्चन देख के अटक गए, ओ माय गॉड ये कैसे होगा, तो फिर आगे जो आ रहे होंगे ना वो भी चले जाएंगे। समझे? तो बढ़िया एकदम अपने मनपसंदीदा वाला क्वेश्चन होगा ना, नहीं है तो काट के अपना मनपसंदीदा क्वेश्चन अगर मान लो बहुत हाथ पर चला लिए, राम सब लगा लिया, है ना, सब लगा लिया, और फिर भी तुम नहीं पा रहे हो कि अब मेरा ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं है, और अब समय समाप्ति की भी घोषणा होने वाली है। अगल बगल वाले समोसे और प्राइस के रिश्वत लेने के बावजूद हमको नहीं बता रहे, है ना, तो आप करना क्या, उसमें पढ़ना, जैसे यही क्वेश्चन है लैंग्वेज मोटर में टॉर्क ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब तुम्हें सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टॉर्क और लैंग्वेज मोटर पता ही नहीं, लेकिन तुम्हें ये पता है टॉर्क क्या होता है, पूरा लिखा है, हेडिंग यही लगाओ, लिख के टॉर्क है ना, है ना। तुम्हें नंबर हम ये नहीं कह सकते कि नंबर पूरे मिल जाएंगे, थोड़े मिलेंगे, लेकिन दूसरी बात एक बात बता दे, अगर मान लो रफ्तार में काफी चेक हो गई है, तो सवाल तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही है, लास्ट तीन में केवल रबड़ दिया है, तो एग्जामिनर के माइंड में अरे सही तो करती है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट वाला भी चेक हो जाए। हां, जो नहीं है मतलब उसको लास्ट में करना है बस। और लास्ट शुरुआत तुम्हारी राइटिंग एकदम कितनी है, 6 7 ग्रेड के स्टूडेंट की जैसे होती है, एकदम बहुत अच्छे, और लास्ट में डॉक्टर के लिए तो घसीटे रहो। ब्लैंक पेज पर कभी मत लिखना, तो पेपर का फर्स्ट पेज का लास्ट जाता है, तो कॉपी पर लिख सोचते हो कि आप क्या हिंदी कॉपी ले, पेज ब्लैंक ऐसे भी लिख डालते हैं, वो पेज निकल जाता है बेटा, उस पे कभी मत लिखना, है ना, सिर्फ रूल पेज पर ही लिखना। उसको केवल रफ लिखने की यूज कर लो, ऊपर रफ लिख लेना या लास्ट पेज को रफ बना लेना, ऊपर आर ओ यू जी एच रफ लिख के, है ना, आर यू एस मत लिखना, है ना, तो उसमें रफ लिख के लास्ट में पेंसिल रफ करना जाता है, और लास्ट में एक स्केच पेन से ऐसे एक ही ऐसे नहीं याद या मतलब डर जाते हैं लोग जल्दी। देखो हेडिंग लगाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो हम तुम्हें शॉर्टकट बता रहे हैं कहां से, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग कहां से करनी है वो भी बता देंगे एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो तो पूरा ही कराना है, समझ आएगा आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, हाँ, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इजी नोट में देखना, तो अपनी इजी नोट देना, ठीक है, लाइक अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए इसमें आपको करना कहां से, पहले कुछ बातें मान लेते हैं, लेट अ पार्टिकल इज रोटेटिंग, और कोई भी चीज रोटेट करती है तो किसी पॉइंट पे अबाउट द रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, क्या चीज रोटेट करने की दो चीजों की जरूरत, टॉर्क और एंगुलर
एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल मतलब तुमने लगाया होगा तो घूम रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क टाउ, सो द रेट ऑफ ये बताओ, ये पढ़ा चुके कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं? जे से। सब लोग राइट्स एल, वो भी गड़बड़ नहीं है, सही है, इसलिए परेशान मत होना। एल बराबर आर क्रॉस पी कहीं दिख जाए तो घबराना नहीं है कि ये एल क्या चीज है ना। देखो यार, आयुष्यर के साथ हम जाके ले आए थे, लेकिन आज नाम भूल गए, गलत। देखिए, so we have the rate of change of angular momentum is equals to external torque। बोले पढ़ाया नहीं पढ़ाया? बोले पहले जो यह है कि नहीं इसमें, तो दैट इज करके हम ये लिख सकते हैं क्या, क्या dj over dt is equal to torque external। नहीं आया? बोलो क्वेश्चन नंबर 1। अब सुनो, जैसे वहां अच्छा इंपैक्ट देना है आपको, अच्छे मार्क्स में क्वेश्चन आया है, तो फर्स्ट यू प्रूव दिस सिस्टम से नहीं, पार्टिकल से। पार्टिकल वाला पीछे कराया था ना, जे बराबर आर क्रॉस पी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट एंड सेकंड लगाए, यहां तक प्रूफ करके लिया। अब उसके बाद जो बता रहे वो करना है, जिससे तुम्हें नंबर अच्छे मिले। तो यहां साइड में जाओ तो अपने समझने के लिए लिखना है प्रूफ, पुराना वाला पहले, पहले प्रूफ, ठीक है? पहले क्वेश्चन 1 का क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, तब यहां तक आएंगे, ठीक है? ओके, देखो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट, अगर एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो, एब्सेंट हो, यानी जीरो हो, दैट इज टाउ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब कोई बॉडी है ऐसे फिक्स्ड पॉइंट की इधर रखी है, अब मैं उसको घुमाना चाह रहा हूं तो घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। अब हम उस पर दोबारा फोर्स लगाएंगे तभी उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम कहां दिखाते हैं, इसी बॉडी घूम रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ होगा, तो एंगुलर मोमेंटम एक एरो यहां मानो, अगर हम तेज कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा, धीमा कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये कर सकते हो तुम लोग घर पे। घर पे क्या मतलब पार्क वगैरह में जाना, एक कितना एक स्लाइड होती है ना, डिस्क होती है जो घूमती है पार्क में, देखा होगा, जिम में चले जाओ, जिम में भी होती है, तो आप करना उस पे खड़े हो जाना, 2 ईंट लेकर, क्या लेकर, ईंट लेकर, पानी से भरी बोतल लेकर, या